हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस नए साल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें एएनएम, लेखपाल भर्ती और आपकी बहुप्रतीक्षित अनुदेशक वैकेंसी का भी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जितनी भी भर्तियां होती हैं, उसमें हिंदी भाषा का बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन दिलाने में रोल रहता है। अभी चूंकि यूपी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का इस भर्ती के लिए कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो पिछली 2016 की भर्ती थी, उसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आयोग द्वारा एक सिलेबस जारी किया गया है, जिसको रेफरेंस मानकर हमारे सारे जो अनुदेशक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर सामान्य हिंदी एक टॉपिक दिया गया है, और उस टॉपिक की तैयारी के लिए हम आपके लिए कुछ वीडियोस ला रहे हैं, जिसे आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और आपको वो वीडियो अच्छी लगती है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें, ताकि और ढेर सारी वीडियो आपके लिए हम बना सकें, जो हमारी तैयारी और आपकी तैयारी में सफल सिद्ध हो सके। तो आज हम हिंदी वर्णमाला पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली स्वर और स्वरों के प्रकारों की बात करेंगे, जो यूपी इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। देखिए, चूंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर एग्जाम टाइम में सबसे पहला एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि हिंदी भाषा का शब्द कहाँ से आया है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो बेसिकली अब आप कहेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन हुआ कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हाँ, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्यों हिंदी फारसी भाषा का शब्द है? देखिए, जो फारस के लोग थे, वो सिंधु के नदी के जो पार लोग रहते थे, पूर्व में लोग रहते थे, फारस में सिंधु में सा को हा बोला जाता था और दा को धा बोला जाता था। तो वहां पर सिंधु को लोग हिंद नाम से पुकारते थे। इस प्रकार से यहां पर हिंदी शब्द आया। ठीक है, तो हिंदी शब्द अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा से आई है, तो हिंदी फारसी भाषा से आई शब्द आई है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो धीमी लग रही है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर आप इसको 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, जितना आप एफर्ट कर पाए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट आपको यहाँ मिलने वाला है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए भाषा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो दूसरा क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। फिर तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, वो बनता है कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी? देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है भाषा की
लिपिबद्ध सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? देखिए दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, आपको अभी यहाँ पर हम याद कराते हुए चलेंगे। तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई की बात किया जाए तो ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। हम लोग टीचर बनने वाले हैं तो इसलिए टीचर के रेफरेंस पे बात करते हैं। आप लोग क्लास में जाते हैं तो बेंच को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए बेंच को या डस्टर को क्या करते हैं, पटकते हैं। तो वहां से क्या ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो वो भी एक भाषा हुई, ठीक है। बट आप भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या हुई, ध्वनि हुई। लेकिन आप उस ध्वनि को क्या कर सकते हैं, क्या लिपिबद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो भाषा की लिपिबद्ध इकाई यानी सार्थक ध्वनि को जो आप लिपिबद्ध रूप उसका है उसी को आप क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो भाषा की लिपिबद्ध सूक्ष्मतम लिपिबद्ध इकाई क्या है, वर्ण है। तो वर्ण की अगर डिफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, स्वार्थक ध्वनि का, किसका, सार्थक ध्वनि का लिपिबद्ध रूप, सार्थक ध्वनि का लिपिबद्ध रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। सार्थक ध्वनि का लिपिबद्ध रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, आपसे अगर वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि, भाषा की सूक्ष्मतम लिपिबद्ध इकाई, तब आप क्या बताएंगे, वर्ण। वर्ण क्या है, सार्थक ध्वनि का लिपिबद्ध रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी किस लिपि में, देवनागरी लिपि की भाषा है। अगर हम देवनागरी लिपि में बात करें तो अब सबसे पहले किसी भाषा में सबसे पहले क्या बात आती है, वर्णों की। तो वर्ण विचार में अगर हम बात करें तो मानक भाषा हिंदी में, मानक भाषा हिंदी में, ठीक है, आपके कितने वर्ण आते हैं। तो मानक भाषा हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या आपकी 46 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 46 वर्ण माने जाते हैं। लेकिन जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी, देखिए यहां से फिर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि मानक भाषा हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि वर्णों की संख्या 46 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब उसके बाद देखिए, चूंकि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी चीज है तो इसको हम समझ के पढ़ेंगे ताकि इसके हम एक एक क्वेश्चन को क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। तो वहां पर उसके बाद क्या आता है, वर्णों का वर्गीकरण। क्या आता है, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्णों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या बोलते हैं, वर्णों का वर्गीकरण होता है स्वर, और दूसरा वर्गीकरण क्या होता है, व्यंजन। तो देखिए आपको मैंने 46 बताए हैं, आपको पूरा मैं हिसाब बताऊंगा, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन के बीच में देखिए, स्वर की अगर बात किया जाए तो स्वरों की संख्या जो आपकी मानक भाषा में स्वर हैं वो कितने हैं, 11। और व्यंजनों की संख्या बेसिकली 33 और प्लस 2, 33 प्लस 2। देखिए अगर सामान्यतः हिंदी में वर्णों पूछा जाएगा व्यंजन कितने हैं, 33 प्लस 2, ठीक है। मानक भाषा में प्लस 2, 2 क्या है, ये आपके द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, जब आपको हम व्यंजन डिफाइन करेंगे, व्यंजन की एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पर आपको द्विगुण व्यंजन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 33 व्यंजन सामान्यता होते हैं, अगर दो इनको जोड़ लिया जाए तो 35, तो 35 और 11 क्या हो जाते हैं आपके, 46। तो मानक भाषा हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है। लेकिन इन स्वर में आप लोग जानते हैं कि दो वर्ण और आते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, जिसको आप अन आह बोलते हैं, इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो इन अयोगवाह को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है, तो यह आपका दो वर्ण और हो जाता है। उसके बाद व्यंजन में बात करें तो 33 प्लस 2 और प्लस 4 आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन
जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं और शासन ने इनको भी मान्यता प्रदान की है। इसलिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी 52 हो जाती है। तो ये है आपका वर्णों का वर्गीकरण। स्वर कितने 11, अयोगवाह 2 और व्यंजन 33 प्लस 2 प्लस 4, दो आपके द्विगुण व्यंजन, चार आपके संयुक्त व्यंजन। आपसे जनरली पूछा जाएगा व्यंजनों की संख्या 33 कितनी हो जाती है 33। ओके, तो अगर अब हम बात करते हैं स्वर, तो स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीढ़, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, ये आपके 11 हो गए। ठीक है, उसके बाद अयोग हुआ आपके दो, अन और आहा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की योजक कड़ी कौन है। स्वर और व्यंजन के बीच की योजक कड़ी कौन सी है। तो स्वर और व्यंजन के बीच की योजक कड़ी हम किसको कहते हैं, आयोगवाह को कहते हैं। तो आयोगवाह क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच की योजक कड़ी है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद रखिएगा कि स्वर और व्यंजनों के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है, अयोगवाह को कहा जाता है। अब दूसरी बात अगर हम आपसे आपसे बात करें कि इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, भाई अन आहा को अयोगवाह क्यों कहा गया, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे कि अगर अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह में क्या हो गया आपका, ये बिंदी, यह चंद्र बिंदी और ये अनुसार, ये आपका ये अनुस्वार है और ये क्या है आपका अनुनासिक। ठीक है ना, तो आपका ये अनुस्वार हो गया और क्या हो गया विसर्ग, सॉरी अनुस्वार और क्या हो गया आपके विसर्ग। तो ये आपके अनुस्वार हो गए, ये विसर्ग हो गए। तो लेकिन अगर इनको रखा जाए तो रखा तो परंपरागत इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। जब हिंदी वर्णमाला आप पढ़ते हैं तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रीढ़ ए आए ऊ आओ अन आहा। ठीक है, तो परंपरागत रखा तो इनको स्वरों के साथ जाता है, लेकिन इनका उच्चारण क्या होता है, व्यंजनों की तरह। किसकी तरह होते हैं, व्यंजनों की तरह होता है। तो और दूसरी बात, अब बेसिकली इनकी मात्राएं हैं अनुस्वार और विसर्ग, तो ये काम व्यंजन की तरह भी नहीं करते हैं, व्यंजन भी नहीं है क्योंकि गणना स्वरों के साथ होती है। तो इसलिए इनको अयोग कहा गया। क्या कहा गया, इनको अयोग कहा गया। अब चूंकि ये अर्थ भी वहन करते हैं, अर्थ का क्या करते हैं, वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह बोला गया। अब चूंकि इनको दूसरा नाम नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। अगर आपसे नपुंसक वर्ण पूछा जाए तो अन और आहा अयोगवाह को ही क्या बोला जाता है, नपुंसक वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं स्वरों के प्रकार पर। देखिए अब दोस्तों बात करते हैं स्वरों के प्रकार पर। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण जो है हम कई प्रकार से करते हैं। तो हमारा दूसरा बात करते हैं, हमने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन जो हम कल चर्चा करेंगे, आज हम 19 स्वर की चर्चा करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, अगर हम स्वरों के वर्गीकरण पे बात करें तो सबसे पहले जो स्वर का वर्गीकरण किया जाता है वो लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। किसके समय पर किया जाता है, लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो स्वरों का प्रकार कितने होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं, आपका सबसे पहला होता है लघु या ह्रस्व, या इसी का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। तो यहां पर 3 नाम आपका हो गया, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। दूसरा नाम हम क्या देते हैं, दीर्घ, इसको गुरु, और या द्विमात्रिक स्वर। क्या नाम देते हैं, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा हमारा क्या हो जाता है, प्लुत स्वर। कितने, तो लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक,
दूसरा दीर्घ, इसी को गुरु या द्विमात्रिक या प्लुत स्वर। अब आप बात करिए लघु स्वर, तो लघु स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम लघु स्वर कहते हैं। अगर आपसे लघु स्वर पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका री, ये कौन से स्वर हैं? ये आपके लघु स्वर हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो स्वर में दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका हो जाता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जब लघु स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, तो प्लुत स्वर क्या है? दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है, यानी लघु से ज्यादा समय लगता है, तो इन स्वरों को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर में ऐसे स्वर जिनमें तीन मात्रा का समय लगता है, यानी ऐसे स्वरों का प्रयोग आप जो देखे किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में जो है होता है। जैसे आप कह रहे हैं राम, ओम, या मैया, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया। तो इन शब्दों को कहने में तीन मात्रा का समय लगता है। जैसे आपने ओम बोला, ठीक है, तो ओम, तो ज्यादा समय लगा कि नहीं? इसको इस तरीके से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। मैया, मैया, तो ये मैया। ठीक है। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? प्लुत स्वर में, क्योंकि इनको जो है आप ज्यादा समय लगता है। देखिए यहां पर एक स्वर हम आपको और बता देते हैं, आगत स्वर। कौन से स्वर होते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए जो दूसरी भाषा से, हमारे स्वर नहीं है, हिंदी भाषा के स्वर नहीं है, जैसे दूसरी भाषा से आ गए हैं। अंग्रेजी से देखिए एक आया है वर्ड, जैसे आ, अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से एक शब्द आया है आ, ठीक है, ये हिंदी का नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये बाहरी भाषाओं से शब्द आ गए हैं, इसलिए हम इनको आगत आगत कहते हैं, या इनको आगत ध्वनिया कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आया है तो यहां से आ, तो आप लोग देखते हैं जैसे लिखते हैं ना, हॉकी, रॉकी, ठीक है, तो ये क्या है? इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? हाकी, राकी। या देखिए आप लोग मुक्ता का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे का के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता, ठीक है। अब तो बेसिकली प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन नुक्ता वाले वर्णों का प्रयोग अब कम हो गया है। अरबी अरबी फारसी भाषाओं में किया जाता था। तो इन वर्णों को आप क्या कहते हैं? आगत स्वर कहा, आगत वर्ण कहे जाते हैं। तो आगत स्वर की अगर बात किया जाए तो आ आपका क्या है? आगत स्वर है। ये आपके क्या है? का, जा के नीचे नुक्ता रख देते हैं, तो आपको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आगत व्यंजन। तो इनको आगत वर्ण कहा जाता है। आगत वर्ण में आगत स्वर आप क्या हो गया? आ, ठीक है। जैसे हाकी लिख रहे हैं, राकी लिख रहे हैं, तो आपका ये कैसे स्वर हो गए? आगत स्वर हो गए। तो दोस्तों ये हमारा परिचय था लगने वाले समय के आधार पर। लगने समय लघु, दीर्घ और प्लुत, आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए लघु वर्ण कौन कौन स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आप लोग आसानी से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे आधार पर। दूसरा आधार हमारा क्या होता है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए जीभ के तीन भाग हैं, अग्रभाग और मध्य का और पश्च का भाग। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या तीन होती है। एक होती है आपकी अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। देखिए यहां पर हम आपको लिख ले रहे हैं, आप देखिए लिखते रहिएगा। छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ए, आए, ओ, और आपका हो गया आओ। ठीक है ना। तो ये आपके इतने स्वर हो गए। अब इसमें आपको सबसे पहले बात करना अग्र स्वर की बात, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करे, उनको आप क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जिनमें मध्य काम करे, मध्य स्वर। जिनमें जीभ का पश्च भाग करे, आप उच्चारण करके देख लीजिएगा। तो मध्य में केवल एक स्वर आता है, वो आपका है आ। क्या है? आ। ठीक है, छोटा आ। ठीक है, तो आपका मध्य में आता है मध्य स्वर, तो मध्य में आपका केवल एक आएगा,
आ। उसके बाद फिर आपको क्या बताना है, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर की अगर बात किया जाए तो अग्र स्वर में आपको यहां से देखिए दो छोड़ के लिख देना है, छोटी ई बड़ी ई और ए आई। ये आपके कौन से हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं अग्र स्वरों से। किससे हो जाते हैं, आपके अग्र स्वरों से। तो आपको क्या लिखना है, छोटी ई, बड़ी ई, और ये छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए और री, ये आपके क्या हो जाते हैं, अग्रस्वर। बाकी जो बचे आपका बड़ा आ, देखिए पीछे से हो रहा है, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, आपका ओ, और आपका क्या हो गया, आओ, और आपका क्या हो गया। तो ये आपका क्या हो जाते हैं, ये आपके पश्च स्वर है। क्या है, पश्च स्वर है। यहाँ पर आ को भी आगत स्वर, आ को भी क्या है आपका, ये पश्च है। तो यहाँ पर जीव के प्रयोग के आधार पर तीन हो गया। आपसे पूछा जाता है निम्न में से पश्च स्वर नहीं है, निम्न में से पश्च स्वर है, निम्न में से मध्य स्वर है। तो मध्य स्वर आपका छोटा अग्र स्वर, छोटी बड़ी ई, ए, आए, री। जब आप अपने जीव से दो चार बार उच्चारण करेंगे और आप आभास करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन अग्र है, मध्य है या पश्च है। आप उच्चारण करके भी आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो संरचना के आधार पर। किस आधार पर, संरचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर आपका होता है स्वतंत्र या मूल स्वर। क्या होता है, स्वतंत्र या मूल स्वर। और दूसरा आपका क्या होता है, संरचना के आधार पर संयुक्त, या इसी को दूसरा नाम हम विकृत स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र या विकृत, स्वतंत्र या विकृत। देखिए अब अगर स्वतंत्र या मूल स्वर की बात करेंगे तो आ, ई, उ और री, ये आपका क्या है, ये आपका स्वतंत्र या मूल स्वर है। ठीक है, बट संरचना के आधार पर दो प्रकार के, एक स्वतंत्र स्वर मूल स्वर और संयुक्त या विकृत स्वर। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा, बाकी सारे आपके संयुक्त या विकृत स्वर हो जाएंगे। जैसे आप बात करते हैं बड़ा आ। ठीक है, तो बड़ा आ कैसे बना, छोटा आ प्लस आ से बड़ा आ बना। ठीक है, बड़ी ई, छोटी ई और प्लस ई, बड़ी ई। ठीक है ना, उसके बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कैसे बन गया आपका, बड़ा ऊ कैसे बना, छोटा ऊ प्लस ऊ। ठीक है ना, उसके बाद फिर दूसरा आपका क्या हो गया, ए। ए आपका क्या हो गया, छोटा आ प्लस ए। ठीक है ना, आए आपका कैसे बना, आपका बना छोटा आ, यहां पर आपका देखिए ए बना, छोटा आ प्लस ई, ए बना छोटा आ प्लस ई, ए, छोटा आ प्लस ए। ठीक है ना, आपका ओ, छोटा आ प्लस ऊ, ओ बना। और औ आपका छोटा आ प्लस आपका ओ, क्या बन गया, औ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपके संरचना के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, स्वतंत्र या मूल स्वर, संयुक्त या विकृत स्वर। कैसे बनते हैं आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो ये तीसरा आधार हो गया। अब हम चौथे प्रकार की बात करते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर भी हम कर दिया। अब ओष्ठाकृति के आधार पर चौथा हमारा वर्गीकरण क्या हो जाएगा, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर जो है हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और वृतमुखी। क्या होते हैं, आवृतमुखी और फिर क्या होते हैं, वृतमुखी। आप स्वरों का उच्चारण करिए तो आपके स्वरों का उच्चारण करने में ओठ क्या होते हैं, ओठ गोल नहीं होंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी नहीं होंगे, वृत्तमुखी मतलब वृत्त के समान ओठ हो जाएंगे, उनको आवृतमुखी वर्णमाला कहोगे। और जिनके उच्चारण में ओठ क्या हो जाएंगे, वृत्तमुखी गोलाकार हो जाएंगे, उनको आप क्या कहोगे, वृत्तमुखी वर्ण कहोगे। तो आवृतमुखी में अगर बात किया जाए तो आप देखिए आवृतमुखी में कौन कौन से वर्ण आएंगे। जैसे आपका हो गया छोटा आ, उच्चारण करिए आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद ए, आए और री, ये आपका क्या है, अवृतमुखी। वृतमुखी देखिए आप बोलिए, आप बोलिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊ, ऊ,
उसके बाद ओ, फिर आपका हो जाएगा आओ। ये क्या हो जाएंगे आपके वृत्तमुखी आ, ठीक है ना। तो ये आपका उ, ओ और आओ, ये आपके क्या हो जाएंगे वृत्तमुखी वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर, मुंह कितना खुलता है, कम खुलता है या ज्यादा खुलता है, तो उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर स्वर तीन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला स्वरों का प्रकार क्या होता है? पहला होता है आपका संवृत स्वर, संवृत। दूसरा आपका होता है अर्ध संवृत। तीसरा आपका होता है आपका विवृत। और चौथा आपका होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। देखिए मैं बात करता हूं, तो अगर संवृत स्वरों की बात किया जाए तो संवृत का मतलब होता है क्लोज। संवृत का मतलब क्या हो, हिंदी अगर इंग्लिश में बात, संवृत का मतलब क्लोज। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो आपका होता है वो लगभग बंद रहता है, उन वर्णों को आप क्या कहते हैं? संवृत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत वर्ण। जैसे आपका क्या हो गया, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ई, और आपका ई, ई, और ओ, उ, उ, री। लगभग लगभग ये क्या हो जाते हैं? क्लोज रहता है, मुंह क्या रहता है? क्लोज रहता है। अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है? मुंह खुलता है, थोड़ा सा ज्यादा मुंह क्या होता है? हाफ, मतलब कुछ ज्यादा। अर्ध समृद्ध का मतलब थोड़ा सा समृद्ध से ज्यादा क्या होता है? खुलता है। तो यहां पर आपके कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? तो यहां पर आपका आता है ए, ए हल्का सा ज्यादा खुला, समृद्ध से ज्यादा, ओ, ठीक है। और विवृत में आपका क्या होता है? विवृत में मुख द्वार क्या होता है? पूरा खुलता है। तो विवृत में आपका एक वर्ड आता है आ। क्या आता है? आ। उसके बाद फिर अर्ध विवृत में, तो आपका अर्ध समृद्ध से जो ज्यादा खुलेगा, लेकिन विवृत से क्या खुलेगा? कम खुलेगा। तो आपका किस में आ जाएगा? अर्ध विवृत में, यानी हाफ ओपन। तो यहां पर आपका होता है आ, ए, आ, ए, ओ, ओ, ठीक है, और आ। ये आपका अर्धविवृत हो जाएगा। तो उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर आपके समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत इतने प्रकार से बांटा जाता है। दूसरे प्रकार से अगर हम बांटा जाए तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, छठा आधार पर है। तो हवा के नाक व मुंह से, तो निरानुनासिक दो प्रकार से हवा के आधार पर, नाक से निकल रही हवा की, मुंह से निकल रही है। तो यहां पर दो प्रकार के होते हैं, निरानुनासिक, निरानुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है अनुनासिक स्वर। क्या हो जाता है आपका? अनुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, कहां से निकलती है? केवल मुंह से। यहां पर क्या निकलेगी? हवा केवल मुंह से निकलेगी। तो ऐसे स्वरों को आप क्या कहते हैं? निरानुनासिक या मौखिक स्वर। जैसे आपका हो गया आ, आ, ई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर आदि। अगर हम यहां पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उनको आप क्या बोलते हैं? आप अनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे अन, आंचल, ठीक है। तो यहां पर नाक से भी निकल रहा है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। या आप ये इस तरीके से बोलिए, आंख, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ मुंह से भी हवा निकल रही और नाक से भी निकल रही, तो इन तरीके के स्वरों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर दो प्रकार के, निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक केवल मुंह से निकले, ठीक है। तो निरनुनासिक और
मुंह और नाक दोनों से निकले तो उसको क्या, मुंह के साथ साथ अगर नाक से भी निकले तो उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। उसके बाद छठा जो आखिरी हमारा है, घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। देखिए घोषत्व के आधार पर अगर बात किया जाए तो घोषत्व क्या होता है? घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, सघोष को घोष भी कहा जाता है, ठीक है, सघोष या घोष। तो आपकी ये वोकल कार्ड्स हैं, गले में क्या है, वोकल कार्ड्स हैं। तो जब श्वास क्या होती है, स्वर तंत्रियों में जब श्वास क्या होती है, कंपन करती है, तो उन वर्णों को जब घोषित किया जाएगा, जब किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, तो वोकल कार्ड्स में जो आपकी ये स्वर तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर जब श्वास का कंपन होगा तो ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे, सघोष ध्वनिया। क्या बोलेंगे? सघोष ध्वनिया। और जब कंपन नहीं होगा तो ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण। तो अगर स्वरों की बात किया जाए तो सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज स्वरों का वर्गीकरण, मैंने आपको बताया। कल आपको मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। एक बार हम आज आज के टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, संस्कृत के भाष शब्द से इसकी उत्पन्न हुई। भाषा का मतलब कहाँ से आई, संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि है। लिपिबद्ध इकाई की बात किया जाए तो वर्ण। मानक भाषा हिंदी में 46 वर्ण है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी में 52 वर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से हमने वर्णों का वर्गीकरण, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण हमने लगने वाले समय के आधार पर देखा। 3 प्रकार के होते हैं आपके, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। संरचना के आधार पर स्वतंत्र या मूल स्वर, संयुक्त और विकृत हमने देखा। ओष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी, वृतमुखी। उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। हवा के आधार पर निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। घोषत्व के आधार पर हमने बताया कि सभी स्वर जो होंगे आपके सघोष होंगे। तो आप लोग एक बार काम करिएगा कि 11वें स्वर को आप लोग एक लाइन में लिखिएगा और उसके बाद वहां पर जितने भी प्रकार बताए गए हैं उस हिसाब से आप लोग उसको क्या करिएगा, क्लासिफाई करिएगा। जैसे छोटा आ क्या है, दीर्घ स्वर है या लघु स्वर है। ठीक है, अवृतमुखी है, वृतमुखी है, संवृत है, अर्धसंवृत है, विवृत है, क्या है। तो इस प्रकार से जब आप एक बार क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपसे लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको जो भी चीजें न समझ में आई हूँ कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।